नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आज एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आजकल हमारे देश के दो राज्य बिहार और असम में बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप आया हुआ है। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट का आपका मैं समय लूँगा और बताऊँगा ऐसा क्या कारण है जो हर एक वर्ष बिहार में बाढ़ आता है और असम में बाढ़ आता है। असम जो भारत का एक पूर्वी हिस्सा है और बिहार भारत के पूर्व उत्तर में अवस्थित है। तो आप अभी सोशल मीडिया में न्यूज़ वगैरह में आप सुनते होंगे, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने एक फंड रेस प्रोग्राम बनाया जिसमें विराट कोहली और उसके बहुत सारे साथी प्लेयर आपको दिखेंगे बिहार में बाढ़ का डोनेशन को वो कलेक्ट कर रहे हैं। सानिया मिर्जा भी है उनमें। ऐसे ही अमेरिका से बैठे बैठे प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास ने एक ट्वीट किया जिसमें वो अपने समर्थकों को बताना चाहते हैं उन्हें इस बात का बहुत खेद है, बाढ़ बिहार में आ गया इसलिए क्योंकि बिहार में उनका जन्म हुआ, ऐसा कुछ खासा लगा हुआ है। तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ बिहार में हर एक वर्ष बाढ़ क्यों आता है, इसका क्या कारण है। न जाने हमारे देश के भारत सरकार एवं बिहार सरकार का करोड़ों अरबों रुपए हर एक वर्ष खर्च हो जाते हैं, न जाने लाखों जान माल का नुकसान होता है। लोगों को उनका जो अस्थायी जगह है उससे विस्थापित होकर के ऊंचे तटबंध के एरिया में जाना पड़ता है। कभी रोटी की दिक्कत होती है, कभी लोगों को स्वस्थ पानी पीने की दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है हमारे माताओं बहनों को प्रसव के लिए एनडीआरएफ की नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा, हमें यकीन है आप थोड़ा सा समझेंगे और आशा करते हैं जो आपको कुछ कमी होगा आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, तो मैं आपको आइए बताता हूँ क्या ये बिहार का मैप है, मतलब ये एक उसका आउटर बॉर्डर एरिया है जी। इसके उत्तर में नेपाल अवस्थित है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये गंगा नदी है जो पहले तो उत्तराखंड से निकलती है, आगे उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। ये बीचों बीच बिहार के बहती है। ये दो हिस्से में बिहार को बंटवारा कर देती है, एक उत्तर बिहार और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जी दक्षिण बिहार। मतलब आप इसको ऐसे समझे, ये बिहार का ऐसा क्षेत्र जहाँ हर एक वर्ष बाढ़ आता है और ये बिहार का ऐसा वर्ष जहाँ हर एक साल सूखा आता है। हालांकि सूखा इस एरिया में भी आता है लेकिन बाढ़ के मुकाबले उनका अनुपात कम है। ये कुछ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगर ये जो एरिया है इसको हम लोग नेपाल बोलते हैं। ये अगर आप इसको ज्योग्राफी के भाषा में समझें तो बिहार जो है, उत्तर बिहार का जो एरिया है ये मुख्य रूप से नेपाल की तराई का क्षेत्र है। तो अगर जो तराई एरिया मतलब ऐसा पहाड़ी ढालनुमा शेप, यहाँ जब भी बारिश होगा तो उसका पानी कहाँ आएगा, बहकर बिहार, उत्तर बिहार के रास्ते में। ये कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अगर आप इसको गूगल वगैरह के मैप में देखते होंगे तो आपको यहाँ और भी कई सारी नदियों का जाल दिखाई देगा। क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इनकी मुख्य नदियाँ बनाई हैं, इनकी सहायक या स्थानीय में जो धारा बह करके आगे वापस लेकिन कहीं ना कहीं इसी नदी में वो आके मिल जाती है या उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले गंडक नदी, आजकल ये नदी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि पिछले 80 वर्ष में इसमें सबसे अधिक जलस्तर देखा गया है। आगे ये बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये जो गंडक नदी है यहाँ बिहार में ये गोपालगंज के रास्ते प्रवेश करती है। ये आगे चल करके गोपालगंज के आगे थोड़ी सी हिस्सा सिवान, आगे छपरा, फिर मुजफ्फरपुर और वहाँ ये जो नीचे का एरिया है ये एक सोनपुर का जगह बोलते हैं, ये यहाँ आकर के मिल जाती है। आगे बूढ़ी गंडक ये चंपारण के हिस्से से आती है, आगे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, फिर आगे कटिहार में जाकर के, कटिहार नहीं, खगड़िया में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। ये बागमती नदी मुख्यतः पे सीतामढ़ी से आती है विट्ठा मोड़ के रास्ते और ये दरभंगा के रास्ते ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। कमला, इसके बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं जिनका नाम है लखनदे और भूतही बलान वगैरह आप सुनते होंगे बिहार का अगर आप न्यूज़ ज़्यादा देखते हो तो। यहाँ ये मधुबनी के रास्ते आती है और ये कोसी जो बिहार की शोक भी कही जाती है। इन्होंने 2007 में विश्व का सबसे बड़ा बाढ़ का रूप लिया था और बहुत बड़ी आबादी को इन्होंने प्रभावित किया था। आगे महानंदा जी, ये जो बिहार का भूभाग है, यहाँ बिहार की कुल आबादी के 13 करोड़ में से 6 करोड़ लोग रहते हैं और मानचित्र पर 18 जिला अवस्थित है। उसमें कुछ प्रमुख शहर इस प्रकार है, जैसे ये जो मैं आपको जगह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मुजफ्फरपुर अवस्थित है, यहाँ दरभंगा है, अगर आप इस हिस्से में आओगे तो पूर्णिया है और यहाँ मोतिहारी है। ये 3-4 यहाँ की बड़ी आबादी वाली शहर है जहाँ 5 लाख की आबादी रहती है।
अब मैं आपको बताता हूँ ये जो नदियाँ हैं ये गंगा में क्यों मिलती है। हमारे देश में आमतौर पे नदियों का जो झुकाव है वो पूरब के दिशा में होता है। अगर आप दक्षिण भारत के एक नदी को छोड़ दें, बाकी जो भी नदियाँ हैं वो पूरब की दिशा में प्रकृति के हिसाब से उनका बहाव होता है। ये यहाँ पे पहाड़ का एरिया है। तो होता क्या है, पहाड़ में जब बारिश होती है तो उनका पानी जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये मैं आपको नाम दिखाना चाहूँगा, गंडक, जो बिहार के, मैंने पहले भी बताया 3-4 जिले में बहती है। अभी ये बहुत प्रचलित जगह था क्योंकि अभी बिहार सरकार ने जून माह में यहाँ एक पुल का उद्घाटन किया था और वो पुल बह गई थी। हालांकि बाद में वो झूठ निकला। बिहार सरकार के विपक्ष के जो नेता थे तेजस्वी यादव, उनकी बहुत किरकिरी भी हुई थी क्योंकि वो एक सहायक पुल था, ये नदी पे मुख्य धारा पर पुल नहीं था। ये बागमती, ये बूढ़ी गंडक, कमला। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आजकल हो क्या गया है। आज से 100 साल पहले इन जो नदियों का प्राकृतिक स्वरूप था वो लगभग विलुप्त हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है, आज से 100 साल पहले इन नदियों का जिस एरिया में एग्जिस्टेंस था, मतलब जो इसका पाथवे था, अब वो लगभग खत्म हो चुकी है। वो क्यों खत्म हुई? ये पहाड़ी नदियाँ हैं, अपने साथ बालू भी धकेल कर लाती है। कुछ हम मानवों की भी गलती है, ह्यूमन बींग्स ने कुछ गलतियाँ किया, जो उनका प्राकृतिक स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ किया। मतलब कई बार हमारे गलतियों के कारण, हमारे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के गलतियों के कारण नदियों का जो दिशा है वो भटक गया। तो क्या हुआ, ऐसे में वो जो नदियाँ, उनका नेचुरल एग्जिस्टेंस था वो अपने जगह से और डिवेन पाथ में खो गया। मतलब ये जो मैप है इसमें कहीं पूरब चला गया तो ये पश्चिम आ गया। तो ऐसे नदियों का जो प्राकृतिक बनावट था वो लगभग विलुप्त हुआ। ऐसे में क्या हुआ, उनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ बनती चली गई, जिसमें बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी हो जाता था और ऐसे कम पानी होता था। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसा आपको एक जिला नहीं मिलेगा, जिला या प्रखंड नहीं मिलेगा। 3 लाख 5 लाख की आबादी पे हर एक 5, 10, 15 किलोमीटर के बाद एक प्रमुख नदियाँ या उसकी सहायक नदियाँ बहती हुई मिलेगी, जो आगे चल के इस नदियों में मिल जाती है और वो गंगा के साथ यहाँ आगे बढ़ जाती है। अब आप कई दफ़ा हवाई जहाज़ से या ट्रेन से पटना जाते होंगे, दिल्ली से पटना जाएंगे, तो हवाई जहाज़ में जब आप पटना में लैंड करते हैं तो ऊपर से आपको बहुत सारा व्यू दिखता है, जिसमें कोइलवर घाट, आरा, इन जगहों का आप अच्छे से देख सकते हैं। या फिर आप ट्रेन से जाते हैं तो जब आप इलाहाबाद या वाराणसी में गंगा को क्रॉस करेंगे, वहाँ आप महसूस करते हैं गंगा की चौड़ाई 1 किलोमीटर की है। लेकिन बिहार में ऐसा क्या हो जाता है, जो महात्मा गांधी सेतु 5.5 किलोमीटर का है, या उसके बगल में कच्ची दरगाह में पुल बन रही है, उसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूँ, बाढ़ का भी मुख्य कारण वही है। होता क्या है, ये जो मैंने आपको बताया, ये पहाड़ी नदियाँ अपने साथ बालू लाती है, जिससे क्या हुआ, जो नदी की चौड़ाई है, अगर सपोज पहले वो 10 मीटर थी तो आज के वर्तमान हालत में वो 50 मीटर की हो गई। ये धीरे धीरे आगे बढ़ करके गंगा में आती है। और ये जो जगह है सोनपुर, काफ़ी ऐतिहासिक जगह भी है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पशु का भी मेला लगता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ भीड़ में भारी गिरावट आई है। उसका कारण ये है कि सरकार के द्वारा इस मेला का उतना अच्छा अपेक्षा नहीं किया गया, जिस कारण से भीड़ धीरे धीरे कम होते जा रही है। खैर वो तो अलग मुद्दा है। यहाँ पे आप देखोगे गंगा की चौड़ाई बहुत अधिक हो गई है। तो गंगा की चौड़ाई बहुत अधिक क्यों हो गई है? क्योंकि ये एक प्रमुख नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है। तो अगर आप दो नदियों के पानी को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वहाँ पे उसका विड्थ काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ से लेकर के आपको आगे बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार के रास्ते पूरा गंगा काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। ये जो जगह है यहाँ फरक्का डैम बना हुआ है। फरक्का डैम एक ऐसा डैम है जो गंगा में पानी के कंट्रोल को बनाया गया था। इसमें बंगाल और बिहार सरकार की भागीदारी है और ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होने वाला प्रोजेक्ट है। अब यहाँ मुख्य कारण बाढ़ की यही है। ये क्या होता है, ये जो भी नदियाँ हैं ये अपने साथ गाद लेके जाती है, जिस कारण से गंगा के बीच में साल्ट इकट्ठा हो जाता है। कई बार अगर आप महात्मा गांधी सेतु वगैरह से गुजरे होंगे तो आपको आइसलैंड टाइप व्यू दिखेगा। होता क्या है, गंगा के पानी के बीच में बालू का गाद इकट्ठा हो गया और वो गाद जब आप उस पुल के माध्यम से या हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको दिखाई देता है, जिस कारण से गंगा की जो चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़ गई है इन नदियों में। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, ये पानी एक नदी है, मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये उसका फ्लो है, नेचुरल फ्लो। अगर आप इसको स्थानीय भाषा में कहो तो बैसाख, जेठ, अखाड़ में पानी यहाँ होती है। अब क्या होता है, नेपाल में बारिश होती है, ये नदी पे वाटर बेज बना हुआ है। अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो ये तटबंध है, या कहीं इसको बांध भी कहा जाता है। ये मिट्टी का बना होता है, ये कोई कंक्रीट का बना हुआ नहीं है। यहाँ पे पानी बढ़ने लगती है, मतलब उसका जो फैलाव है वो पूर्व पश्चिम की दिशा में
बढ़ता है तो इन तटबंधों पर दबाव आ जाता है। फिर क्या होता है, करंट होने की वजह से ये जो बांध हैं ये किसी एक हिस्से में टूट जाते हैं और ऐसे में लाखों की आबादी प्रभावित हो जाती है। जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, उसमें सुनते होंगे आज बागमती में सीतामढ़ी जिले के इस जगह पे एक बांध टूट गया। वो दोस्तों यही होता है, साधारण मैकेनिज्म समझिए। मैं आपको कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग टर्म में नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सरल भाषा में, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी समझ में आए। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आप समझ रहे हो। अब उसमें एक, आजकल तो ऐसे कोसी नदी शांत है, लेकिन मैं आपको कोसी के बारे में बताता हूँ। अभी हाल के दिनों में कुछ रिसर्च भारत सरकार एवं बिहार सरकार ने कराया है। जो रिसर्च कुछ इस प्रकार है, अभी आईआईटी दिल्ली की जो सिविल इंजीनियरिंग की टीम थी वो बिहार में पटना में जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के मंत्री हैं संजय झा और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनवाई उन्होंने आईआईटी दिल्ली से। उन्होंने एक रिसर्च कराया। उस रिसर्च में सामने आया, अगर हम लोग पटना से यहाँ बिहार के आगे झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते गंगा में इतना गाद जमा हो चुका है, अगर उसको हम लोग, भारत सरकार हमें इजाज़त भी दे दे कृत्रिम सी पोर्ट बनाने का, जैसे आप कई बार सुनते होंगे कराची में अभी मानव द्वारा पोर्ट बनाया गया, उस तरह की पोर्ट, मतलब एक जगह की मिट्टी को काट करके समुद्र को भर के वहाँ एक स्थानीय मैदानी एरिया तैयार कर देना। तो उन्होंने बताया, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों ने, अगर गंगा में इतना साल्ट जमा हो चुकी है, अगर सरकार हमें इजाज़त दे दे, अगर हम लोग हाइड्रा मतलब 12 चक्के या 16 चक्के पहिए वाली ट्रक से हम लोग 24 घंटे बालू की कटाई करके जेसीबी से अगर उसको इस पूरे रास्ते के माध्यम से गंगा सागर में भी गिराएं, तो 100 साल में भी गंगा का जो साल्ट है वो नहीं ख़त्म हो सकता है। तो आप इसको इस रिसर्च का एनालाइज करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये जो कारण है ये हमेशा बना रहेगा। अब आइए भारत सरकार के द्वारा कुछ किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं। जो सरकार ने ये प्रयास किया, जो बाढ़ का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए, वो ये है, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, मतलब 1999 में, तो 2000 के बजट में उन्होंने नदी से नदी जोड़ो एक अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा फायदा बिहार जैसे राज्यों को मिलता। मतलब जो मैंने आपको बताया, यहाँ सुखाड़ आ जाता है और यहाँ बाढ़ आ जाता है, अगर अच्छा पानी का कनेक्टिविटी कर दिया जाए तो ये जो एरिया है जहाँ बाढ़ आता है, सॉरी सुखाड़ आ जाता है एक साल, यहाँ का पानी से बाढ़ नहीं आएगा यहाँ, और यहाँ खेती लायक ज़मीन हो जाएगी। तो हालांकि उस प्रोजेक्ट को उनके सरकार के जाने के बाद यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम में ठंडा अवस्था में डाल दिया गया। वर्तमान केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, अभी एनडीए 2.0 चल रहा है। हालांकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओपन तो किया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा बजट का हिस्सा नहीं दिया, जिस कारण से उस प्रोजेक्ट में कुछ इतना दम नहीं है। तो आपको आज के मैंने इस वीडियो में बताया, बिहार में गंगा की सहायक नदियों के कारण उत्तर बिहार के एरिया में बाढ़ आता है, और उसके रोकथाम के लिए सरकार तटबंध वगैरह जो बनाती है वो किस पानी के दबाव में टूट जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे भी हम अनुरोध करते हैं, आपके दिमाग में अगर कुछ इस तरह का चीज़ चल रहा हो जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से नहीं समझे हो, तो आप कमेंट के रूप में हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका जो बाढ़ का समस्या है इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश किए होंगे। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कई सारे कमेंट आते रहते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद।